नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम आपके एमए सेकेंड ईयर 3 सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट जिसका नाम एडवांस सोशल साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है गुणारोपण का सहसंबंधी या सहसंवादी अनुमान सिद्धांत। इंग्लिश में बोलते हैं, आपके सिलेबस में दिया है कॉरेस्पॉन्डेंस इन्फ्रेंस थियरी। तो इसके बारे में आज डिटेल से हम समझने वाले हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम अपने शुरू करते हैं। देखिए, गुणारोपण क्या होता है उसके बारे में वीडियो बन गया है, हमने बता भी दिया है। किसी के गुणों के बारे में अनुमान लगाना, उसी को हम गुणारोपण कहते हैं सामान्य शब्द में। अब हम देखेंगे कि गुणारोपण का सहसंबंधी अनुमान सिद्धांत किस तरह से गुणारोपण की व्याख्या करता है। सबसे पहले देखिए, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादन करता थे वो कौन कौन से हैं? जोन्स तथा डेविस महोदय ने है, और इनके द्वारा 1965 में क्या है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इतना क्लियर हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षण करता है, यानी कि जो प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसे हम किसी व्यक्ति का व्यवहारों का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे? प्रत्यक्षण करता हो जाएंगे। ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्षण करता दूसरे व्यक्ति या लक्षित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी व्यवहार से उत्पन्न परिणामों का प्रेक्षण करता है। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रत्यक्षीकरण करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है? दूसरे व्यक्ति या इसी को लक्षित व्यक्ति, यानी कि जिसका हम प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं उसी को लक्षित व्यक्ति इनके सिद्धांत के अनुसार कहा गया है। तो लक्षित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार से जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उनका प्रेक्षण किया जाता है, पहली बात। और इन परिणामों के आधार पर लक्षित व्यक्ति का मूल्यांकन या उनके व्यवहारों का गुणारोपण किया जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत का जो मेन मोटो है, आप समझिए, सिद्धांत में क्या होता है कि जो प्रत्यक्षण करता होता है वो किसी लक्षित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार से जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उनका प्रेक्षण करता है, निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है। फिर क्या करता है? और इन परिणामों के आधार पर उस लक्षित व्यक्ति का मूल्यांकन करता है या उनके व्यवहारों का वो गुणारोपण करता है, उनके गुणों के बारे में अनुमान लगाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देते हैं। इस सिद्धांत का जो पूर्व कल्पना है, यानी कि एजम्पशंस है, वो क्या है? देखिए, इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण पूर्व कल्पना यह है कि लक्षित व्यक्ति, मतलब जिसका प्रत्यक्षीकरण किया जा रहा है, टारगेट पर्सन, लक्षित व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रवृत्ति, ठीक है, मतलब उसका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है, ठीक है, उसी को व्यक्तिगत प्रवृत्ति कहेंगे, तथा उसके व्यवहारों द्वारा वांछित परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्यों में पारस्परिक सहमति होती है। मतलब इस सिद्धांत का ध्यान से समझिएगा, इस सिद्धांत का मुख्य पूर्व कल्पना यह है कि जो लक्षित व्यक्ति व्यवहार करता है, कोई भी व्यवहार जो कर रहा है उससे जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो हो सकता है हम जो व्यवहार कर रहे हैं वैसा हमारा स्वभाव हो, पर्सनल हमारा व्यवहार स्वभाव वैसा हो, तो व्यक्तिगत प्रवृत्ति तथा उसके व्यवहारों द्वारा वांछित परिणाम पाने के उद्देश्यों में पारस्परिक सहमति होती है। ठीक है। जो लक्षित व्यक्ति कोई भी व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के पीछे क्या है? उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति होती है, तथा प्रवृत्ति के साथ साथ ये भी होता है कि वह वांछित परिणाम पाना चाहता है, मतलब जो वो परिणाम अपने मन में, वो परिणाम जो उसने डिसाइड किया है वैसा पाने के उद्देश्य से क्या है वह व्यवहार करता है। इन दोनों में क्या है? धनात्मक संबंध होता है। किसका? व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रवृत्ति तथा वांछित परिणाम पाने के उद्देश्य, दोनों में क्या है? धनात्मक सा संबंध पाया जाता है। अब इसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। मान लीजिए मैं प्रत्यक्षण करता हूँ, ठीक है, मैं लक्षित व्यक्ति टारगेट पर्सन का प्रत्यक्षीकरण कर रहा हूँ। मान लीजिए राम किसी शादी विवाह में गया, ठीक है, तो शादी विवाह में गया तो शादी विवाह में क्या है? राम ने अपना एक टारगेट पर्सन बना लिया, ठीक है, अपोजिट साइड से एक टारगेट पर्सन बना लिया। अब टारगेट पर्सन के व्यवहारों का क्या है? वो व्यवहारों क्या है? मूल्यांकन करेगा या गुणारोपण करेगा। किसके उद्देश्य से? वांछित परिणाम, उसका वांछित परिणाम क्या है? जो अपोजिट साइड जो लक्षित व्यक्ति है उसके साथ क्या है? दोस्ताना संबंध स्थापित करना, उसका ये वांछित उद्देश्य है। ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या होता है? उसकी पारस्परिक सहमति होती है। तो वांछित परिणाम पाने के उद्देश्य से वो जब व्यवहार करता है तो उसी को हम क्या है? गुणारोपण की संज्ञा यहाँ पे दी जाती है। मतलब समझाने के लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, आप समझ जाएं। मतलब व्यक्ति
जब भी कोई व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य उसके मन में निहित होता है। तो वो चाहता है कि मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसा कार्य कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा परिणाम मुझे चाहिए, तब वो व्यक्ति व्यवहार करता है और उसमें उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति भी निहित होती है। आगे देखते हैं। इस पूर्व कल्पना के अनुसार यह जानने के बाद कि कोई लक्षित व्यक्ति किन परिणाम प्रभावों को उत्पन्न करना चाहता है, ठीक है, यह परिकल्पना ये कहती है कि यदि हमको यह पता चल जाए कि कोई भी लक्षित व्यक्ति है वह किन परिणाम प्रभावों को उत्पन्न करना चाहता है, तो पतंजलिकर्ता उसकी मनोवृत्तियों एवं अन्य व्यक्तिगत गुणों के बारे में एक अच्छा संज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, ये जो सह संबंधी अनुमान सिद्धांत है वह यह परिकल्पना स्थापित करता है कि यदि हमको यह पता चल जाए कि जो लक्षित व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति जब जो भी कोई व्यवहार कर रहा है तो व्यवहार करने के पीछे उसका कैसा परिणाम प्राप्त करना चाहता है, इस बात का अगर हमको पता लग जाए तो हम क्या है उसकी मनोवृत्ति और उसके अन्य भी जो विशेष गुण उसके अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सिद्धांत में। किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी सामाजिक अनुक्रिया से प्राय एक या एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे समाज में हम कोई भी अनुक्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसी को हम सामाजिक अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति सामाजिक अनुक्रिया करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उससे एक या एक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो, एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त वो करना चाहता है। तो यदि इस सामाजिक अनुक्रिया से केवल एक ही प्रभाव उत्पन्न हो तो उस परिणाम या प्रभाव का परीक्षण करके करता है, आसानी से समझ जाता है कि उस प्रभाव को उत्पन्न करना व्यक्ति का उद्देश्य था। ठीक है, मतलब कि यदि व्यक्ति जो सामाजिक अनुक्रिया कर रहा है उस सामाजिक अनुक्रिया करने के पीछे उसका एक ही परिणाम या एक ही प्रभाव उत्पन्न करना उद्देश्य था, तो इस प्रभाव को उत्पन्न करना व्यक्ति के जो उद्देश्य था, तो अगर उसको वो पता कर लेता है तो वह आसानी से उसी के अनुरूप वह व्यक्ति में कुछ विशेषताओं का भी गुणारोपण करता है। मतलब कि जब समाज में आप कोई व्यवहार कर रहे हैं और हमको पता चल जाता है कि आप ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या, आप कैसा परिणाम प्रभाव पाना चाहते हैं या कैसा प्रभाव समाज में आप दिखना चाहते हैं, जब ये मुझे पता चल गया तो मैं आसानी से आपकी अन्य विशेषताओं का भी गुणारोपण कर लूँगा। ठीक है, यही कह रहा है। आगे जोन्स डेविस कहते हैं कि जोन्स और डेविड के सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक को चुनने का निर्णय लेता है तो उनके द्वारा संपादित व्यवहार उन सभी विकल्पों से अलग अलग उत्पन्न हो सकने वाले परिणामों या प्रभाव से असमान परिणाम या प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य में निहित होते हैं। कहने के ध्यान समझिए, जोन्स और डेविड कहते हैं कि जब व्यक्ति दो या दो से अधिक विकल्पों में से, ठीक है, देखिए मोहन है, ठीक है, वो क्या है दो व्यवहार करता है, ए और बी दो व्यवहार करता है। ठीक है, विकल्पों में से किसी एक को, जैसे हम हैं, हमको क्या है दो काम एक साथ करना है, तो हम दोनों काम में से जब एक काम का सिलेक्शन करते हैं, चुनने का निर्णय लेते हैं, तो हमारे द्वारा संपादित जो व्यवहार होगा, जो हम व्यवहार करेंगे, उन सभी विकल्पों से अलग अलग उत्पन्न हो सकने वाले परिणामों या प्रभाव से असमान। मतलब कि अब इसको समझिए, जैसे हम हैं, हमको एक साथ 4-5 काम करना है। ठीक है, अब उन 4-5 हमारे सामने विकल्प है, उसमें से हमने कोई एक विकल्प कि नहीं ये हमको काम करना है अभी। ठीक है, तो जो बाकी हमने 3 विकल्प छोड़ा, ठीक है, तो हमने जो विकल्प चुना, तो वो विकल्प क्यों चुना, क्योंकि वो विकल्प सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, वह विकल्प हमारे लिए इम्पोर्टेंस था, उस विकल्प को पूरा करने बहुत ज़रूरी था। उस विकल्प को पूरा करते ही हमको वांछित परिणाम या वांछित प्रभाव प्राप्त हो सकते थे, इसलिए हमने क्या है इसको प्राप्त किया। यही जोन्स और डेविस का सहसंबंधी अनुमान सिद्धांत यही कहता है। तो आज के इस क्लास में हमने आपको जोन्स तथा डेविस का जो गुणारोपण का सहसंबंधी अनुमान सिद्धांत है उसके बारे में डिटेल में बताया। आगे क्लास में हम इससे संबंधित किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी इस प्रकार की वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।